हेलो दोस्तों, आज का हमारा विषय है लुब्रिकेशन सिस्टम। आज हम जानेंगे कि हमारे इंजन में लुब्रिकेशन सिस्टम क्यों प्रयोग में लिया जाता है और इसे प्रयोग में लेने के लिए हम किन किन माध्यमों का प्रयोग करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लुब्रिकेशन सिस्टम को समझने से पहले हम जो है एक बार इंजन की परिभाषा पे चलते हैं और इंजन की परिभाषा को जानते हैं कि हम इंजन की परिभाषा क्या कहते हैं। तो हम कहते हैं कि जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदल दे वही इंजन है। तो हीट एनर्जी से हमारा अभिप्राय क्या है? तो देखिए यहां पर हम ये कहते हैं कि ये जो आप सामने देख रहे हैं ये आपका एक इंजन का कट मॉडल है। इस इंजन में यदि हम बात करें तो देखिए इस तरीके से हमारे सिलेंडर में जो शुद्ध हवा है या शुद्ध चार्ज है उसे क्या किया जाता है, कंप्रेस करके गर्म किया जाता ताकि जब जले तो जलने में आसानी हो। तो इसीलिए हम इसे क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं और उसके बाद दबी हुई हवा पर क्या तो फ्यूल का छिड़काव किया जाता है या फिर हमारा जो चार्ज है पेट्रोल इंजन जो है स्पार्क इग्निशन सिस्टम उसमें क्या किया जाता है, स्पार्क द्वारा जो है फ्यूल को जलाया जाता है। तो यहां पर कुल मिलाकर के क्या बात हो रही है, तो हमें यहां पर ऊष्मा किस तरीके से मिली, आपने यहां केमिकल जो एनर्जी है उसे यहां पर भेजा, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया गया हीट एनर्जी में और हीट एनर्जी के बाद इसे जब यहां पर ब्लास्ट हुआ, इसे जलाया गया, जलाने पर क्या हुआ, यहां ऊष्मा फैली, फैलने पर दबाव पिस्टन पर पड़ा और पिस्टन को क्या मिली, यहां पर गति मिली, जिसकी वजह से हमने कहा कि यहां पर ऊष्मीय ऊर्जा के कारण पिस्टन को मैकेनिकल पावर में बदल दिया गया। तो इसी तरीके से हमने कह दिया जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदल दे वही इंजन है। तो हम इसकी परिभाषा में थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो हम ये कहें कि देखिए इंजन जो है ये दो तरीके के पुर्जों से क्या किया गया है, निर्मित किया गया है या बनाया गया है। जिसमें सबसे पहले हम पुर्जे की बात करें तो देखिए स्थिर पुर्जा, यह पुर्जा वो होता है जो गति नहीं करता, एक जगह स्थिर रहता है। दूसरा पुर्जा जैसे कि आपके इंजन की जो क्रैंक शाफ्ट है, कैम शाफ्ट है, रोकर आर्म है, पिस्टन है, ठीक है, ये जो है ये आपके चल पुर्जे हैं जो हमेशा इंजन में क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। लेकिन सिलेंडर ब्लॉक है, सिलेंडर हेड है, आपका नीचे जो क्रैंक केस है, ऑयल संप है, ये सब क्या होते हैं, एक जगह स्थिर होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इंजन जो है चल व स्थिर पुर्जों से निर्मित एक ऐसी मशीन है जो केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में और हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलती है। तो इसके बाद हम यहां पर कहते हैं कि अब पावर को कैसे ट्रांसफर किया जाता है। तो देखिए ये भी हमने जो वाल्व आपके ड्राइव मैकेनिज्म था, कैम ड्राइव मैकेनिज्म था, उसमें बताया था कि हम यदि गियर से गियर को चाल देते हैं तो वहां पर हमें क्या करना पड़ता है, एक गियर से दूसरे गियर को धकेलना पड़ता है, इनके बीच में घर्षण होगा। यदि चेन टाइप हो, बेल्ट ड्राइव हो तो दोनों में ही क्या स्थिति होगी, घर्षण तो 100% होगा, क्योंकि ये पुर्जे एक दूसरे को ताकत के साथ यहां पर धकेलेंगे। अब अगर हम ये कहें ताकत की बात करें तो देखिए पेट्रोल इंजन या हम डीजल इंजन की बात करें तो पेट्रोल इंजन पर जब यहां पर पावर मिलती है तो यहां पर 450 psi से 550 psi का प्रेशर होता है। और अगर हम डीजल इंजन की बात करें तो यहां पर जो प्रेशर होता है यह 750 से 950 का प्रेशर होता है। यदि हम इस psi को कन्वर्ट करें केजी में तो देखिए हमने बात की पेट्रोल इंजन में, तो पेट्रोल इंजन में हमने कहा कि 450 से 550 psi। तो आप ये समझ सकते हैं कि psi मतलब पौंड स्क्वायर इंच जो है कितना होता है हमारा 453 ग्राम। तो अगर आप इसको इंटू करते हैं तो यह आपके पास तकरीबन आ जाता है 226 किलो का प्रेशर। और अगर हम डीजल की बात करें तो डीजल में आ जाता है यह तकरीबन आपके 362 के आसपास आ जाता है केजी में। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी प्रेशर से पिस्टन को क्या किया जा रहा है, नीचे की तरफ धकेला जा रहा है। तो यह सीधा जोर कहां आता है, हमारे इन गियरों पर पड़ता है। और ये यहां पर जो आपको दिखाई दे रहा है ये सिर्फ 2 ही गियर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, चलिए हम चलते हैं एक बार इंजन के ऊपर, वहां देखते हैं हम कौन कौन से गियर होते हैं जिनके ऊपर ये दबाव लगता है। तो यहां आप देख रहे हैं कि यहाँ काफी गियर आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें हमारा क्रैंक का गियर है, कैम गियर है, आपका आइडल गियर है, FIP का गियर है। तो इस तरीके से हम इन सभी को जब चलाते हैं तो हमें एक दूसरे को क्या करना पड़ता है, यहाँ पर धक्का देकर के चलाना पड़ता है। इसके अलावा और भी जो अंदर की तरफ जैसे आपका लाइनर पिस्टन के साथ हो गया या हम कहें कि भाई रिंगों का जो है वो घर्षण हो रहा है, तो इसी तरीके से आपके इंजन में काफी घर्षण हो रहे हैं। इन घर्षणों को यदि ना रोका गया तो कंटिन्यू चलने के कारण इनके जो गियर हैं ये आपस में घिस जाएंगे या हम ये कहें कि ये क्षतिग्रस्त हो जाएंगे, जिसकी वजह से इन्हें आपको बदलना पड़ेगा, क्योंकि घर्षण के कारण इनकी
की जो लाइफ होती है ये कम हो जाती है। तो इसी समस्या से बचने के लिए हम लोगों ने लुब्रिकेशन सिस्टम प्रयोग में लिया। यह ऑयल आपके विभिन्न प्रकार के होते हैं, चाहे आपके फूड ऑयल हो, हेयर ऑयल हो, बॉडी लोशन ऑयल हो या फिर इंजन ऑयल हो। अब इंजन ऑयल में भी हमारे पास गेयर ऑयल अलग आता है, हम कहें हमारे इंजन ऑयल अलग है, शोकर ऑयल अलग है, ब्रेक ऑयल अलग है। तो हम वहां पर भी अलग अलग क्वालिटी में ये जो ऑयल है ये प्रयोग में लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इन ऑयल में क्या क्वालिटी होनी चाहिए जो हम लुब्रिकेंट के लिए प्रयोग में ले रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं लुब्रिकेशन सिस्टम में लुब्रिकेंट और लुब्रिकेशन को समझने की। तो देखिए लुब्रिकेंट क्या है पहले हम ये समझते हैं। तो देखिए जो पदार्थ हमारे लुब्रिकेशन के काम में लिए जाते हैं, जैसे हम कहें ऑयल, ग्रीस, इन्हें हम क्या कहेंगे, तो यह आपके लुब्रिकेंट कहलाते हैं। और लुब्रिकेशन किसे कहते हैं, तो उस पदार्थ के द्वारा इंजन में जाके जो काम किया जाता है वह आपका लुब्रिकेशन कहलाता है। इसे हिंदी में स्नेहन के नाम से भी जाना जाता है, या हम ये कहें कि लुब्रिकेंट को हम स्नेहक कहते हैं और लुब्रिकेशन को हम स्नेहन कहते हैं। ऑयल जो होता है इसकी जो ग्रेड होती है ऑयल की, यह अमेरिका की जो संस्था है SAE, इसके द्वारा इसे निर्धारित किया जाता है, जिसकी फुल फॉर्म यहां पर आप देख रहे हैं सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स होती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो लुब्रिकेंट है ये कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए लुब्रिकेंट आपके साधारणतः 3 प्रकार के होते हैं, सॉलिड लुब्रिकेंट, सेमी सॉलिड और लिक्विड। सॉलिड से मतलब होता है हमारा धातु की पॉलिश। धातु की पॉलिश का मतलब हमारा यहां पर है कि जैसे हम कोटिंग करते हैं किसी धातु का, धातु के ऊपर लेप कर देना, जो लुब्रिकेंट के काम में लेते हैं, जैसे आपका टिन है, ग्रेफाइट है, ठीक है, ये जो है आपके अच्छे लुब्रिकेंट के लिए काम में लिया जाता है, इसीलिए इनकी पॉलिश हमारे धातुओं पर की जाती है। इसी तरीके से सेमी सॉलिड में आ जाता है ग्रीस। जो ग्रीस होता है यह आपका सेमी सॉलिड में होता है, ये ठोस भी नहीं होता और लिक्विड भी नहीं होता। इसके बाद आता है लिक्विड ऑयल। लिक्विड ऑयल सभी प्रकार के जो ऑयल होते हैं जो आपके काम में लिए जाते हैं, जैसे आपके हेयर ऑयल हो सकता है, बॉडी लोशन ऑयल हो सकता है, फूड ऑयल हो सकता है, आपके इंजन ऑयल हो सकता है। इंजन ऑयल में भी यह आपके विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे हम कहें इंजन ऑयल अलग आता है, गियर ऑयल अलग आता है, क्लच ऑयल अलग आता है, शोकर ऑयल अलग आता है, ब्रेक ऑयल अलग आता है। तो ये अलग अलग प्रकार के ऑयल आते हैं और इनकी जो ग्रेड होती है यह SAE संस्था के द्वारा ही निर्धारित की जाती है। अब हम ये बात करें कि हम जो ऑयल हमारे इंजन के लिए चुनते हैं उसमें क्या खास बात होती है, क्या क्वालिटी होती है। तो देखिए जितने भी आपके ऑयल होते हैं उन्हें जब भी काम में लिया जाता है तो उसमें आप यहां देख रहे हैं कि उसके साधारणतः यह 7 काम करने वाला होना चाहिए। अगर ये इंजन में ये 7 काम करता है तो हमारा इंजन में वह ऑयल सबसे बढ़िया है। और उसकी क्वालिटी भी यहां पर बताई गई है कि उसमें ये 10 गुण होने चाहिए। तो चलिए इनके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं काम की कि ऑयल हमारे इंजन में क्या काम करता है। तो देखिए सबसे पहले घर्षण को कम करता है, घिसावट को कम करता है, कूलिंग का काम करता है, ठंडा रखता है, सीलिंग का कार्य करता है। सीलिंग की अगर हम बात करें तो किस तरीके से सीलिंग का कार्य करता है, तो देखिए जब हमारे इंजन में पिस्टन रिंग और लाइनर के बीच में घर्षण बढ़ जाता है तो वहां पर ऑयल जाकर के जलने लगता है। और वह ऑयल इसीलिए जलता है क्योंकि अगर ऑयल नहीं जाएगा वहां पर बीच में तो आपका कंप्रेशन लीक हो जाएगा, और कंप्रेशन अगर डाउन होता है तो वहां पर इंजन को सही से पावर नहीं मिल पाएगी। इसीलिए इंजन वहां पर जाकर के वो जो गैप होता है उसे भरने की कोशिश करता है, और इसी चीज को हम कह देते हैं सीलिंग का कार्य। क्लीनिंग का कार्य भी करता है ये। क्लीनिंग कैसे, कि जैसे आपके पुर्जे आपस में घर्षण कर रहे हैं, उसमें हल्का सा भी क्या हो गया, कोई एमरी आ गई है, तो ऑयल जब बहता हुआ आता है तो अपने साथ क्या करता है, इसे बहा करके वापस ऑयल संप में ले आता है। ऑयल संप में आप लोगों को हमने जो पिछले वीडियो थे उसमें बताया था कि एक ड्रेन प्लग आपका लगा होता है, जिसपे क्या लगा होता है, एक मैग्नेट लगा होता है, चुंबक होता है। यह चुंबक उन पदार्थों को क्या कर लेता है, एक जगह इकट्ठा कर लेता है, रोक के रखता है, एमरी के जो कण होते हैं, इसे आगे नहीं जाने देता। आप देख रहे हैं छठा जो कार्य है जंग रोधक। तो जंग रोधक का मतलब ये कि यह इंजन में जाकर के क्या करे, आपके जो पार्ट है उनकी रक्षा करे, पार्ट्सों की, उन पे जंग ना लगने दे, ये इसका कार्य है। इसके बाद 7वां कार्य जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, गद्दे का प्रभाव। इसे कुशनिंग इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। गद्दे का प्रभाव या कुशनिंग इफेक्ट एक ही बात है। तो देखिए यहां पर इससे हमारा क्या तात्पर्य है, तो जब भी हमारा इंजन, देखिए पिस्टन जैसे ही उसे पावर मिलती है तो यह पिस्टन जो होता है ताकत लगाता है गजन पिन के ऊपर, और गजन पिन कनेक्टिंग रोड के ऊपर, कनेक्टिंग रोड क्रैंकशाफ्ट के ऊपर ताकत लगाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, तो देखिए यहां पर एक व्यवहार बनता है। किस
तरीके से छीनी और हथौड़ी जैसा, कि जब छीनी के ऊपर हथौड़ी की क्या की जाती है, चोट मारी जाती है, तो आपने हमेशा क्या सुना, वहां पर एक साउंड सुना है। तो अगर इस तरीके के टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है तो इससे हमारे पार्ट्स खराब होने की संभावना बनी रहती है, हमारे पार्ट्सों में उनकी टूट फूट होने की संभावना बनी रहती है। तो वहां पर ऑयल बीच में जाकर के अपनी एक लेयर बना देता है, जिसकी वजह से यहां पर जो ऑयल है ये भिज जाता है, या हम ये कहें कि वो खुद कंप्रेस हो जाता है और पार्ट्सों को आपस में क्या नहीं होने देता, मिलने नहीं देता। तो इसी तरीके का जो कार्य है यह गद्दे का प्रभाव कहलाता है। इसके बाद हम बात करते हैं इंजन में काम में लिए जाने वाले लुब्रिकेंट के गुणों की, कि हमारा जो लुब्रिकेंट है उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब ये होता है किसी भी तरल पदार्थ के बहने की प्रतिरोधात्मक क्षमता, कि कोई तरल पदार्थ बहना तो चाहता है लेकिन काफी धीमे धीमे बह रहा है। जिस तरीके से आपने शहद को देखा होगा कि वो काफी धीमे धीमे क्या होता है, बहता है। इसी प्रकार ऑयल भी क्या होना चाहिए, धीमे धीमे बहने वाला होना चाहिए, क्योंकि अगर ये जल्दी से पानी की तरह से निकल जाएगा तो आपने देखा है कि पानी जो होता है वो एक जगह नहीं रुकने के कारण क्या हो जाता है, वो जगह सूख जाती है। जबकि ऑयल क्या होता है, किसी पार्ट के संपर्क में आता है तो उसे काफी समय तक गीला ही रखता है, जब तक कि उसे क्या नहीं किया जाए, वॉश नहीं किया जाए। तो इसे हम बोलते हैं विस्कोसिटी। इसके बाद हम बात करते हैं भौतिक स्थिरता की। यहां भौतिक स्थिरता से मतलब होता है कि जैसे सर्दी, बरसात, गर्मी के इस तरीके के मौसम का कोई परिवर्तन ना हो। यदि इस तरीके के मौसम परिवर्तित होता है तो हमारा जो ऑयल है वह भी एक समान ही कार्य करे, या फिर हम ये कहें कि हमारे इंजन में ये सारे कार्य वह करता रहे, चाहे किसी भी तरीके का मौसम हो, ये सारे कार्य करने वाला होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरी, रासायनिक स्थिरता। रासायनिक स्थिरता का मतलब होता है कि आपका जो ऑयल है इसमें किसी भी तरीके का रासायनिक परिवर्तन ना हो। जैसे कि हम ये कहें कि कंबशन चेंबर में जली हुई गैसें या फिर बिना जली हुई गैसें जिसमें फ्यूल भी होता है, मिक्स होता है, तो ये आकर के अगर क्या होता है, संप में रुकता है, ऑयल के संपर्क में आता है, या ऑयल गर्म होता है इस वक्त संपर्क में आता है, तो ऑयल में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके का जो गुण होता है ये रासायनिक स्थिरता कहलाता है। अगला जो आप देख रहे हैं चौथा जो है ये तेलीयता का गुण। ऑयल जो है तेल के समान बहने वाला होना चाहिए, ना कि घी के समान जमने वाला होना चाहिए। तो सर्दियों में आपने देखा है कि किस तरीके से घी जम जाता है, या आपने नारियल का तेल देखा होगा ये किस तरीके से जम जाता है। तो हमारा जो ऑयल है यह जमने वाला नहीं होना चाहिए, तेलीयता का गुण इसके अंदर होना चाहिए। अगला आप देख रहे हैं पांचवा, चिपचिपाहट का गुण। चिपचिपाहट से मतलब यह है कि यदि यह किसी पार्ट के ऊपर से होके निकल जाए तो पार्ट के ऊपर क्या बना ले, अपनी एक फिल्म बना ले, एक परत बना ले, ताकि जब ये पार्ट क्या ना हो, इसे निकाल करके इसे धोया ना जाए। धोने का भी मतलब आपने देखा होगा कि पार्ट्स जो होते हैं उसे केरोसिन से धोया जाता है, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, उसे साफ पानी से धोया जाता है, साबुन वगैरह लगा करके, ठीक है, साफ पानी से धोया जाता है, तब जाकर के वह ऑयल क्या होता है, वहां से छूटता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो ऑयल होता है ये कितनी मजबूती से क्या कर लेता है, पार्ट को पकड़ लेता है। तो इस तरीके का गुण उसमें होना चाहिए। इसके बाद अगला है छठा, जल अघुलनशीलता, अर्थात जल में घुलने वाला नहीं होना चाहिए। ऑयल जो है वो जल में कभी नहीं मिलने वाला चाहिए। पानी अगर क्या होता है हमारे ऑयल में मिक्स हो जाता है तो वह क्या हो जाए, नीचे की तरफ आ जाए, लेकिन ऑयल में नहीं मिले। इसके बाद अगला है अम्लीयता का गुण। एसिडिटी उसमें नहीं होनी चाहिए। यदि उसमें एसिडिटी होगी तो हमारे जो पुर्जे हैं वह गल जाएंगे, वह उसमें जंग लगाएगा। तो इसीलिए ऑयल में क्या नहीं होना चाहिए, अम्लीयता का गुण नहीं होना चाहिए। अगला है फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट का मतलब यहां पर होता है कि यह वाष्प के समान उड़ने वाला, मतलब फ्लैश पॉइंट का मतलब ये होता है वाष्प के समान उड़ने वाला। तो यहां पर अगर हम ये कहें कि इसका जो फ्लैश पॉइंट है ये उच्च होना चाहिए, साधारण तौर पर यह भाप बन के उड़ने वाला नहीं होना चाहिए। तो हम ये कह देते हैं कि इसका जो फ्लैश पॉइंट है ये क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। फायर पॉइंट, फायर पॉइंट का मतलब जहां पर ऑयल आग पकड़ ले, तो यह भी इसका अधिक होना चाहिए, जहां पर जाकर के क्या हो जाता है, ऑयल आग पकड़ लेता है। इसके बाद हम बात करते हैं
पोर पॉइंट की, कि पोर पॉइंट जो होता है यह निम्न होना चाहिए। पोर पॉइंट का मतलब होता है इसका उबाल बिंदु, जहां पर ऑयल क्या होने लग जाए, उबलने लग जाए। तो ऑयल का यह तापमान क्या होना चाहिए, निम्न होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है कि पोर पॉइंट, या जैसे इस तरीके से उन्होंने क्या किया, फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट, पोर पॉइंट, या इन्होंने आपको विस्कोसिटी इस तरीके से दे दिया, 4 ऑप्शन दे दिए। तो उसमें पूछा जाता है कि निम्न में से बताएं अधिक क्या नहीं होना चाहिए, क्या निम्न में से क्या होना चाहिए। तो निम्न हमेशा पोर पॉइंट होता है। इसके बाद हम बात करते हैं लुब्रिकेशन सिस्टम की। लुब्रिकेशन सिस्टम जो है ये साधारणतः आपके 5 प्रकार के होते हैं। तो चलिए इन्हें हम समझते हैं कुछ इमेजों के माध्यम से। तो जैसे सबसे पहले आप यहाँ पर स्क्रीन पर इमेज देख रहे हैं, इस इमेज को हम समझते हैं। तो देखिए ये है आपका पेट्रो ऑयल लुब्रिकेशन सिस्टम। पेट्रो ऑयल लुब्रिकेशन सिस्टम में क्या होता था, पेट्रोल में ऑयल को मिक्स करके डाला जाता था। ये आपके 2 स्ट्रोक इंजन में काम में ली जाने वाली प्रणाली थी। आज के समय में इसे काम में नहीं लिया जा रहा है। इसमें आपने देखा होगा कि जो पेट्रोल होता है उसी के साथ ही हम ऑयल मिक्स कर देते थे और यह जा करके हमारे कार्बोरेटर में ऑयल, पेट्रोल और हवा तीनों का मिश्रण जो है वह क्रैंककेस में आता था। क्रैंककेस में आने के बाद जैसे ही प्रेशर से यह कनेक्टिंग रोड के संपर्क में आती थी, तो कनेक्टिंग रोड के संपर्क में आने के कारण जो ऑयल है उसमें क्योंकि चिपचिपाहट का गुण होता है, चिपकने का गुण होता है, तो यह जाकर के कनेक्टिंग रोड से चिपक जाती थी। उसके बाद यह ऑयल जैसे जैसे ज्यादा इकट्ठा होता जाता था तो ये अब यहां से बहना शुरू करता था और धीरे धीरे बह करके इसके जॉइंटों तक पहुंच जाता था। इस तरीके से इसका लुब्रिकेशन होता था। तो इस तरीके के लुब्रिकेशन सिस्टम को हम पेट्रो ऑयल लुब्रिकेशन सिस्टम के नाम से जानते हैं। चलिए अगला देखते हैं। इसके बाद हम अगले लुब्रिकेशन सिस्टम की बात करते हैं। तो इसके बाद अगला जो लुब्रिकेशन सिस्टम आता है वह है आपका स्प्लेश टाइप लुब्रिकेशन सिस्टम। स्प्लेश टाइप जो लुब्रिकेशन सिस्टम है, इसके अंदर कनेक्टिंग रोड के नीचे की तरफ क्या होता है, एक छोटी सी चम्मच बना दी जाती है। इसे ही स्प्लेश के नाम से बुलाया जाता है। देखिए स्प्लेश या हम ये कहें स्पून, स्पून से ही ये शब्द लिया गया है। स्पून का मतलब होता है चम्मच और इसी से ही ये शब्द लिया स्प्लेश टाइप। स्प्लेश में यह होता है कि यह जो एक डिप, हम क्या करते हैं, एक डिप स्टिक इसके नीचे लगा दी जाती है जो कि कनेक्टिंग रोड के नीचे होती है और कनेक्टिंग रोड जैसे ही नीचे से घूम करके वापस ऑयल में क्या होती है, यह डुबके लगाती है और उसके बाद क्या किया जाता है, इस ऑयल को स्पीड से ऊपर फेंक दिया जाता है। कि जैसे आप यहां पर देख रहे हैं कि कैम शाफ्ट, टेपिट, हमारी वाल्व, रिटर्निंग स्प्रिंग, वाल्व, तो वाल्व तक तो नहीं पहुंच पाता, लेकिन हमें यहां पर कैम शाफ्ट तक क्या करना होता है, ऑयल को भेजना होता है। तो यह यहां से ऑयल को उठा करके ऊपर फेंकता रहता है। तो इस तरीके का जो लुब्रिकेशन सिस्टम होता है यह हमारे स्प्लेश टाइप लुब्रिकेशन सिस्टम कहलाता है। इस तरीके के जो इंजन होते हैं ये वाइब्रेटर में काम में लिए जाते हैं। या अगर हम कहें उदाहरण के तौर पर, तो जैसे हमारे जो छत भरने के लिए ज्यादातर हम एक वाइब्रेटर मशीन को काम में लेते हैं जो कि छत को दबाने के काम में लेते हैं, तो वहां पर जो इंजन लगता है वो इसी तरीके का इंजन प्रयोग में ज्यादातर लिया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके तीसरे प्रकार के लुब्रिकेशन सिस्टम की, जो कि कहलाता है प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम। प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम में हम एक ऑयल पंप को काम में लेते हैं। ऑयल पंप जैसे कि हम बात करते हैं कि पंप का काम होता है किसी भी चीज को, या हम कहें कि तरल पदार्थ को खींच करके अपनी ताकत से आगे तक सप्लाई करने का। तो यहाँ पर ऑयल में हमने इस पंप को लगा दिया तो यह ऑयल पंप कहलाया। ऑयल पंप के माध्यम से जो ऑयल है यह प्रेशर से क्या किया जाता है, खींचा जाता है और इसे फिल्टर करके हमारी जो मेन ऑयल गैलरी है वहां पर इसकी सप्लाई की जाती है। जैसे कि हमारे जो मेन जर्नल है, ठीक है, क्रैंक पिन हो गया, वहां पर यह ऑयल भेजा जाता है हमारी ऑयल गैलरी के माध्यम से। इसके अलावा जितने भी मूविंग पार्ट्स हैं, जैसे कि हमारे क्रैंक गियर हो गया, कैम शाफ्ट हो गई, जिनके ऊपर टेपिट वगैरह लगे होते हैं, तो वहां पर यह ऑयल पहुंचाया जाता है। उसके बाद सिलेंडर हेड से होते हुए रोकर आर्म असेंबली तक क्या किया जाता है, इस ऑयल को पहुंचाया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सिलेंडर हेड तक ऑयल को पहुंचाना अब आसान हो गया। किसके माध्यम से? ऑयल पंप के माध्यम से। तो इस तरीके की जो प्रणाली है हमारी लुब्रिकेशन सिस्टम जो है यह हमारा कहलाया प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम। इसके बाद हम बात करते हैं इसके चौथे प्रकार की, यह आता है कंबाइंड लुब्रिकेशन सिस्टम। कंबाइंड लुब्रिकेशन सिस्टम में हम लोग जो हैं एक ऑयल पंप व कनेक्टिंग रोड के नीचे हम स्पूनुमा जो चम्मच है इसे लगाते हैं लुब्रिकेशन के लिए। तो ऑयल पंप के द्वारा हम जो हमारी मेन गैलरियां हैं वहां से ये ऑयल भेजा जाता है, लेकिन नीचे की तरफ से पिस्टन या हम कहें कि हमारे नीचे का जो लाइनर है वहां तक, गजन पिन तक जो ये ऑयल है इसे नीचे से जो हमारे
कनेक्टिंग रोड के नीचे एक डिप बार लगाई जाती है। यह बार बार ऑयल में डूब करके और ऑयल को जो है ऊपर की तरफ फेंकती रहती है। तो इस तरीके से यह दो तरीके के लुब्रिकेशन सिस्टम को जोड़ करके बनाया गया, इसीलिए हम इसे कंबाइंड लुब्रिकेशन सिस्टम कहते हैं, जिसमें हम प्रेशर टाइप ऑयल पंप और साथ में कनेक्टिंग रोड के नीचे स्प्लेस, या हम ये कहें कि स्पून नुमा जो चम्मच है वो कनेक्टिंग रोड के नीचे लगाई जाती है और इस तरीके से इसमें लुब्रिकेशन किया जाता है। इसके बाद अंत में हम बात करते हैं इसके पांचवें प्रकार की। यह ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम के नाम से जाना जाता है। ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम जो होता है, इसके अंदर हम दो तरीके के ऑयल पंप प्रयोग में लिए जाते हैं। जैसे सबसे पहला तो एक आपका साधारण ऑयल पंप होता है जो हम हमारे इंजन में जो नीचे आपका ऑयल सम्प होता है वहां लगता है। लेकिन इसके अलावा एक और जो सील्ड होता है, एक रिजर्व टैंक भी हम उसको बोल सकते हैं, वहां पर आपके एक स्कैवेंजिंग पंप लगाया जाता है। जी हाँ, स्कैवेंजिंग पंप पूछा भी जाता है कई बार कि रिजर्व टैंक में कौन सा ऑयल पंप लगाया जाता है, तो रिजर्व टैंक में स्कैवेंजिंग पंप लगाया जाता है। यह आपका इलेक्ट्रिकल होता है और साथ में फ्लेक्सिबल पाइप के साथ इसे जोड़ा जाता है। अब यहाँ पर ड्राई सम्प से मतलब ये होता है कि देखिए, जब वायुयान में इनका प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जा रहा है, तो आपको ये भी पता है कि वायुयान जब उड़ता है तो उस समय इसे क्या करना पड़ता है, उसकी पोजीशनें कई बार क्या होती है, बदलती है। या हम कहें कि इंजन स्थिर नहीं रहता उसके अंदर, वह ऊंचाई पे चलता है तो ढलान मतलब नीचे की तरफ होता है। तो अगर ऐसी स्थिति में ऑयल अगर पीछे चला गया तो ये हिस्सा क्या होगा, वहां पर खाली रह जाएगा, जिसकी वजह से ऑयल जो है वह हमारे मेन ऑयल गैलरी में नहीं पहुंच पाएगा। इस समस्या से बचने के लिए स्कैवेंजिंग पंप का प्रयोग किया गया। यह स्कैवेंजिंग पंप हमारी मेन ऑयल गैलरी के साथ क्या होता है, जुड़ा होता है और हमारे जितने भी लुब्रिकेंट जो पार्ट है, मूविंग पार्ट है, वहां पर यह क्या करता रहता है, ऑयल की सप्लाई करता रहता है। लेकिन यह ऑयल जो होता है यह वापस नीचे जब गिरता है तो वापस कहां आता है, हमारे मेन ऑयल संप में ही आता है। तो अब मेन ऑयल संप में आने के बाद वहां लगा हुआ ऑयल पंप क्या करता है, इस ऑयल को उठाता है। और ये कब होता है, जब हमारा इंजन या हम कहें कि हमारा जो वाहन है वो सामान्य स्थिति में आता है, तो उस दौरान क्या होता है कि यहां नीचे संप में आए हुए ऑयल को वापस से खींच करके रिजर्व टैंक में भर दिया जाता है। तो इस प्रकार हमारा जो मेन चेंबर है या हम कहें कि हमारा मेन संप है, यह क्या रहता है, यह खाली रहता है, सूखा रहता है। इसीलिए हम इस तरीके के लुब्रिकेशन सिस्टम को ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम के नाम से जानते हैं। और अब आप लोगों के लिए एक सवाल, आपको यह बताना है कि हम वायुयानों में अधिकतर किस तरीके के लुब्रिकेशन सिस्टम को प्रयोग में लेते हैं। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। धन्यवाद।